ओके नवीन जी, आप बहुत यूनिक प्ले लेकर आए हैं, साली साली पूरी घर वाली। ये कैसे कंसीव हुआ, इसके बारे में कुछ बताएं। कंसीव तो अभी आपने सवाल ऐसा पूछा जैसे एनीवे मैं सीधा साधा सब जवाब दूंगा। कंसीव में नवीन जी बहुत सालों से मैंने ऐसे कंसीव कुछ और किया नहीं था, बट एनीवे ये क्या है कि दिस हैज बीन इन माय माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैरिजेस जो है वो क्यों आज की तारीख में चल नहीं रही है, रिलेशनशिप्स भी नहीं चल रहे हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा डेप्थ में गया, तो कुछ एक चीजें कॉमन मिली लोगों के बीच में। तो मुझे लगा कि ये अब क्या है कि हम और सोसाइटी में कुछ कई चीजें चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो बट वी कैन नॉक। तो मुझे लगा ये एक मैसेज है जो मुझे समझ में आया है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, तो इसको ऑडियंस तक कैसे पहुंचाए। तो ऐसे ही में मुझे क्या होता है, मैं सीरियस सब्जेक्ट्स लेता हूँ हमेशा, लेकिन वो सीरियस सब्जेक्ट समझाने में क्या होता है, लोगों को लगता है भाषण भी, तो उसको ह्यूमर में जब ऐड कर लेते तो वो लोग सुन लेते, बर्दाश्त कर लेते और समझ भी लेते। तो ऐसे ही मेरा पहला प्ले था जो लाइफ एंड डेथ, मौत के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बट उसमें ह्यूमर के साथ मैंने बनाया था। सेकंड भी वैसे ही था, अबाउट बाल विवाह। सो इस बार जब मुझे लगा तो मैंने कहा लेट मी ट्राई टू क्रिएट समथिंग वेयर आई कैन रीच टू अ पॉइंट जहां पे मैं ये मैसेज लोगों को बता सकूं। बस शादी एक बहुत ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन है, उसको चलाने के लिए कुछ एक डूज एंड कुछ एक डोंट्स है। तो उसके लिए फिर ये दिमाग में जैसे आया तो फिर अपने आप चीजें होती रही। बाकी मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। जब मैं बिकॉज आई एम नॉट अ राइटर, आई एम एन एक्टर राइटर। जब मैं लिखने लगता हूँ तो वो फिर आ जाती है चीजें। और लिली जी जो मेरे एक्चुअली गुरु जी भी हैं, जो बहुत सालों से शुरुआत मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एडिटर और राइटर था, वो देख लेते थे, वो मुझे हमेशा बोलते थे कैसा आदमी है, हमको एक सीन लिखने में 5 दिन लगते, तू एक साथ बैठे 5 सीन लिख देता है। तो बिकॉज आई एम नॉट अ राइटर, तो दिमाग में आया, लिखता गया एंड हो गया। और आज जो कास्ट बैठी है उसके बाद जैसा ये अल्टीमेटली स्टेज में दिखेगा, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है इसमें। कास्टिंग लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बहुत यूनिक कास्टिंग है, तो क्या सोच के आपने एक्टर्स के कास्टिंग में कंट्रीब्यूट किया। मैं आपको बताऊं, मुझे ना कई लोग छेड़ते हैं कि क्या तुम मुगल आजम बनाते हो क्या, क्योंकि मेरे को कास्टिंग में कई बार आप मानोगे नहीं, प्ले की कास्टिंग में 2-2 साल लगते हैं। मुझे जब तक करेक्ट चेहरा नहीं दिखता, बिकॉज दिस इज नॉट माय प्रोफेशन। एक्टिंग से मैं बड़ा खुश हूँ, दिस इज माय पैशन। और मुझे लगता है जब तक वो दिख नहीं रहा मैं नहीं करूंगा। तो है थोड़ा मेरे में लोचा है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो उपासना जी तो जानते हैं इस बारे में, क्योंकि इनको मैंने 1.5 साल पहले ये रोल सुनाया था, अगर आपको याद होगा। और उसके बाद यही हुआ कि कौन कर रही है लड़की, मैंने कहा उनको मुझे मिल नहीं रही, ये कौन कर रहा है, 3-4 कैरेक्टर में मिल नहीं रहा। करते 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 बहुत लोग मिले, बहुत लोग आए, ऑलमोस्ट फाइनल हो गए, मतलब लास्ट में मुझे लगा नहीं हो रहा है। तो ये चलते चलते अल्टीमेटली मुझे करेक्ट कास्ट मिली। मैंने सकता थैंक्स टू गॉड फॉर दैट, बिकॉज भाभी कोई भी सीरियल, कोई भी चीज जब बंद होती है वो अच्छा नहीं होता फॉर द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर्स। बट बाय चांस पहले हप्पू की उठन पलटन बंद हुआ और उसके बाद भाभी जी बंद हुआ। तो मैं तब से ढूंढ ही रहा था कोई करेक्ट, तो भाभी जी में शी वाज द वन। एक बार हुआ तो बात से उठा लिया, फिर दूसरा भी बंद हुआ, जैसे हप्पू बंद हुआ, करा के ढूंढी गई, हप्पू बंद हुआ, इन द मीन एक्चुअली लिली जी आ गए, लेकिन फिर जैसे हप्पू बंद हुआ तो मेरे पास एक यंग जो मेरा कैरेक्टर था, नॉटी और सब कुछ वो इनबिल्ट है इसमें। तो मुझे बहुत ज्यादा इसके, मुझे पता था इसको ले लूंगा तो अगर, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही वैसा हुआ। तो उसके बाद हाँ, कोई लोग होते हैं एक कैरेक्टर, मैं इसको बहुत साल से जानता हूँ योगेश को। वी स्टार्टेड, आई मीन ही केम इन FIR लॉन्ग बैक, जब मैं FIR करता था तब से मैं इसको जानता हूँ। सो लॉन्ग एसोसिएशन के कारण आई न्यू हाउ ही इज। और जो मेरे को ये लड़की चाहिए थी, यंगर वर्जन, एकदम ग्लैमर और खूबसूरत गोरी में, तो वो गोरी में फ्री हो गई, प्लीज आइए, एंड दे लाइक द रोल एंड दे केम। और उपासना जी वाज देयर, शी इज द सबसे लॉन्गेस्ट कास्ट जो है उपासना जी, बिकॉज इनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा पंजाबी टच वाला था। और वो मुझे लग रहा था, मैंने 2-3 लोगों के बारे में पहले सोचा, लेकिन वो फिट नहीं हो रहे थे। तो पहली बार जब इनको मिला और मैंने पढ़ के सुनाया, मैंने इसको बोला एक बार ये लाइन बोल के दिखाई ना, तो जब बोले मैंने यही तो है मेरा कैरेक्टर फिक्स। सो बाय चांस इट इज ऑल डन बाय ऑलमाइटी गॉड। मेरा ज्यादा एफर्ट नहीं, बट थिंग्स अपने आप होती है जिंदगी में। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट, एंड थैंकफुल टू ऑल दीस पीपल जिन्होंने मेरे जैसे आदमी के साथ काम करने को विदिशा, आपका क्या रिएक्शन है एक्चुअली।
विदिशा, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये प्ले ऑफर हुआ? देखिए जैसा उन्होंने बताया तुरंत तुरंत फ्री हुए थे हम लोग और कर लिया था मैंने। मतलब ऐसे आया तो मैंने सोच बहुत सालों से मैंने कोई प्ले नहीं किया था तो मैंने सोचा ठीक है एक बार आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग एल्स जब इनका कॉल आया तो मैंने सोचा लेट्स हियर द स्क्रिप्ट अगर मुझे पसंद आती है तो व्हाई नॉट। तो एक दिन दो दिन के बाद फिर मैं मिलने गई कि चलो लेट्स हियर द स्क्रिप्ट नो नरेशन सुन लीजिए उसके बाद डिसाइड फिर से। तो मैंने बोला ठीक है तो मैं सुनने गई एंड इतना इतना कैप्टिवेटिंग स्क्रिप्ट है ये इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है इतनी फनी है बट सुनते सुनते भी इतनी हंसी आ रही थी तो देयर वाज नो सेकंड थॉट फॉर इट कि मैं ना ना लूं इस स्क्रिप्ट को। इतना फनी है मतलब आई एम श्योर मैं जब सुनने में और जब ड्यूरिंग रिहर्सल भी हम लोग इतना हंस रहे हैं एवरी टाइम वी आर परफॉर्मिंग वी आर लाफिंग। सो ये इतनी फनी स्क्रिप्ट है। सो वही कहते हैं डेस्टिनी थी कि इन्होंने सारे हप्पू की उल्टन पलटन से लक चढ़ाया भाभी जी घर पर से ऐसे लक चढ़ाया सारा लक आके इससे सारी पूरी घरवाली में बैठ गया है। सो आई थिंक इट वाज डेस्टिन्ड। प्ले में रीटेक्स नहीं होते, अभी आप कांस्टेंट टेलीविजन शोज करती रही हैं तो, और काफी टाइम बाद आपने बताया कि प्ले कर रही हैं, तो क्या आपको स्टेज फ्राइट का ख्याल आया था? नहीं स्टेज फ्राइट का तो मैं नहीं ख्याल आया था लेकिन नर्वसनेस डेफिनेटली थोड़ी सी रही बिकॉज काफी सालों के बाद ऐसा लग रहा था कि एक मिस्टेक बिकॉज वी हैव बीन डूइंग टेलीविजन तो पता है कि अगर कुछ हो गया गड़बड़ हो गया तो वी कैन डू दी टेक्स लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा नर्वसनेस थी लेकिन स्टेज फ्राइट में इतना स्टेज पे रही हूँ कि डर वो नहीं था। बट एक थोड़ा सा भाई इतने सालों के बाद जा रही हूँ मैं आज स्टेज पे जाने वाली हूँ स्टिल वो है अंदर से कि अगर एक फंबल मारा मैंने तो यहाँ मुंबई के ऑडियंस तो यूं पकड़ लेगी यू नो दे आर वेरी स्मार्ट बट आई नो वी आर प्रिपेयर्ड नाउ इतना रिहर्सल्स कर करके हम लोग बहुत एकदम थॉरो हो गए हैं सो आई एम गुड। उपासना जी, आप इतने टाइम से कॉमेडी करती हैं, मतलब कॉमेडी के लिए आप बहुत मशहूर हैं, तो आपने प्लेस पहले भी कर रखे हैं, तो इस प्ले में आपको क्या अट्रैक्ट करा जब पहली बार अपने स्क्रिप्ट सुने कि ये रोल है आपको ऑफर हुआ है, तो आपका रिएक्शन क्या था? देखिए नवीन बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं काफी टाइम से। हमारा जो है लव हेट रिलेशनशिप है। हम कई बार हम बहुत बार कपिल शो पे भी आए थे नवीन और हमने बहुत काम पहले इकट्ठे किया है। तो जब इन्होंने बोला कि मैं एक प्ले कर रहा हूँ और आप सुनिए तो ये सही कह रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने ये प्ले मुझे ही सुनाया था और उसके बाद जब ये प्ले मेरा क्या होता है कि मैं पहले जब सुनती हूँ तो मुझे अगर पहली बार में कोई चीज पसंद आती है या मुझे हंसी आती है तो मुझे लगता है कि तभी ऑडियंस हंस सकेगी। तो इन्होंने इतना अच्छा प्ले लिखा है, उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे राइटर लेकिन लेकिन बहुत ही बढ़िया प्ले और बहुत मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और थिएटर हमेशा से मेरा पैशन रहा है, मैंने एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स की है। तो लेकिन बॉम्बे आने के बाद क्या है कि आप इतने बिजी हो जाते हैं, मेरे पास इतनी फिल्में डिफरेंट लैंग्वेजेस की और सीरियल्स और सब, तो थिएटर में ज्यादा कर नहीं पाई। मैंने कपिल शर्मा शो भी इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि स्टेज पे परफॉर्म करूंगी तो मुझे सामने ऑडियंस का रिएक्शन दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो स्टेज मेरे को हमेशा से मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो जब एक अच्छा प्ले हो, अच्छा डायरेक्टर हो तो डेफिनेटली मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं। अभी काफी टाइम से प्ले किया भी नहीं था, सो इसलिए मैंने ये प्ले किया है। और हम बहुत लकी हैं कि इतनी अच्छी कास्ट जो है, योगेश जी, विदिशा, नवीन खुद कर रहे हैं और हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। हम लोग क्या होता है जब एक्टर्स की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और आपका टाइमिंग मैच करता है तो आप और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। सो मुझे लगता है कि ये प्ले ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। आपने फिल्म्स की हैं, टेलीविजन किया है, ओटीटी किया है, तीनों मीडियम में आपको थिएटर क्यों बहुत पसंद है? पसंद मुझे सभी है क्योंकि जहाँ पे भी आपको एक्ट करने का, बस अलग अलग, जैसे थिएटर आप करेंगे तो आपको रीटेक का चांस नहीं है और ये सबसे डिफिकल्ट चीज है थिएटर करना, क्योंकि बाकी में तो आप अगर गलत बोल जाते हैं या आप कोई डायलॉग भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो आप रीटेक कितने भी कर सकते हैं। लेकिन थिएटर करना, मुझे लगता है कि जो थिएटर कर लेता है आर्टिस्ट, वो जैसे होता है ना मजा हुआ आर्टिस्ट जिसे कहा जाता है, मुझे लगता है तो आप ज्यादा अच्छे परफॉर्मर हो जाते हो। क्योंकि वो एक, जब हम कैमरा के आगे आते हैं तो
कोई भी एक्टर हो, एक फियर रहता है जैसे ही कैमरा स्टार्ट होता है, तो वो एक नर्वसनेस, एक फियर, और स्टेज तो उससे कहीं ऊपर का फियर है, जहाँ पे कि आपने परफॉर्म करना है, आपके सामने ऑडियंस है, एक ही बार में आपको जाते ही स्टेज पे पता चलता है कि आप क्या, लोग आपको लाइक कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं, या क्या आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक हो रही है या नहीं, आपको सामने सामने दिखाई देता है। तो ये जो डर होता है, आज भी मैंने इतना काम किया है, तो मुझे याद है कि मैं कभी भी स्टेज पे जाना हो ना, तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं अभी। तो मुझे लगता है कि वो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आज भी वो मैंने एक बार, जितेंद्र जी मेरे साथ थे, तो मैंने जीतू जी को पूछा, मैंने कहा सर मेरे को हमेशा डर लगता है स्टेज पे जाते हुए, तो वो बोलते हैं मेरे खुद के हाथ देख ठंडे हैं। तो ऐसे मतलब हर एक को, हम चाहे कितना भी शो करें कि नहीं जी हम तो डरते ही नहीं स्टेज पे जाने से या कैमरे के आगे, तो एक डर तो रहता है, और मुझे लगता है अगर वो डर खत्म हो जाए तो शायद आप उतना अच्छा परफॉर्म भी ना करें। इसलिए नर्वसनेस तो है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस प्ले से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये प्ले इतना मजेदार है, और कई बार क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस होता है, मैं 7 साल की उम्र से काम करती हूँ, सो मुझे पूरा यकीन है कि जब ये प्ले जितने भी लोग देखेंगे वो एंजॉय डेफिनेटली करने वाले हैं। अभी आपने इतना काम कर रखा है, पर कंट्रोवर्सीज कहीं ना कहीं आपको घेर लेती है, तो हाउ डू यू हैंडल इट? जैसे अभी करंट कंट्रोवर्सी चल रही है, तो पर फिर भी बहुत काम, कंपोज, और कॉमेडी में बहुत टाइमिंग की भी जरूरत होती है, तो हाउ डू यू मैनेज कंट्रोवर्सीज एंड स्टिल स्टे काम? व्हाट इज द सीक्रेट? देखिए इफेक्ट तो होता है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सीज आपको इफेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन जब आपको पता हो कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, और आपने किसी का गलत नहीं किया, तो वो स्ट्रेंथ भगवान देता है। और मुझे पता है कि मैं अपने लिए कोई भी लड़ाई मैंने अपने लिए नहीं लड़ी है। आज भी जो कंट्रोवर्सी हुई है वो मैं सिंटा के एक्टर्स के लिए लड़ रही हूँ, उनके पैसे के लिए लड़ रही हूँ, उनकी जरूरतों के लिए लड़ रही हूँ। तो मेरे को लगता है कि वो जो स्ट्रेंथ है, जो लोग मुझे फोन कर करके बोलते हैं कि उपासना जी थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए खड़ी हैं, तो वो आपको बहुत हिम्मत देता है। ऐसे ही मैं जैसे स्ट्रेस के लिए काम करती हूँ, स्ट्रे एनिमल्स के लिए, तो कई बार उसके लिए भी मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं बॉम्बे में, तकरीबन लोग एनिमल्स को प्यार करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे, आपकी बिल्डिंग में कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे, आपकी गली में कुछ लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे अरे यहाँ कुत्तों को खाना खिलाना है, यहाँ कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते, यहाँ ये नहीं कर सकते। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो हम पे डिपेंड करते हैं, वो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कि वो उनको कहीं से पैसा नहीं मिलता है कि वो कुछ खरीद के खा सके, वो एनिमल जो है स्ट्रे एनिमल उन पे डिपेंड करते हैं, तो उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है कई बार। सो मुझे उसमें भी बहुत सुकून है, मेरा दिल जब मैं शाम को रात को सोती हूँ तो वो एक बहुत स्ट्रेंथ आती है, बहुत सुकून आता है कि मैं अच्छाई के लिए लड़ रही हूँ, बाकी स्ट्रेंथ देने वाला वो है। योगेश जी, जी। आपने जब ये प्ले की स्क्रिप्ट आपके पास आई हप्पू के बाद, तो आपका क्या रिएक्शन था? जैसे देखो अभी नवीन जी ने बताया कि हम लोग जब एफआईआर कर रहे थे ना, काफी साल पहले से जुड़े हुए हैं, तो ये आज की बात नहीं है। मैं हमेशा सर से बोलता था कि सर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग प्ले जरूर करेंगे। अब सीरियल में हम लोग इत्तेफाक है कि अच्छी बात भी है कि जो शो किए वो लंबे चल गए। एफआईआर 9 साल चला, उसके साथ में हमारी बात होती थी, बट टाइम नहीं मिलता था कि यार रिहर्सल भी चाहिए, कम से कम महीने भर तो आप रिहर्स करोगे। फिर भाभी जी ऐसा शो आया वो 12 साल, तो उसके बाद जीजा जी, हाँ जीजा जी छत पे किया। तो मैं हमेशा बोलते थे कि सर कभी जब भी फ्री होऊंगा या टाइम मिलता है तो हम प्ले जरूर करेंगे। और जैसे ही आपको की उल्टन पलटन बंद हुआ तो मैंने सर से जिक्र किया, तो बोले यार तुमने बहुत सही टाइम मैसेज किया और एक बहुत बेहतरीन प्ले है भी दिमाग में और तुम उसमें फिट भी, आओ एक दिन बैठते हैं। बस उन्होंने जिस दिन सुनाया मैंने उसी दिन हाँ कर दी और बहुत मजा भी आया। और मेरी तो शुरुआत भी रंगमंच से ही हुई है, लखनऊ में भी थिएटर ही करता था, तो शुरू से ये दिमाग में है कि चाहे मीडिया में कुछ भी काम मिले, बट जब जब मौका मिलेगा या हमेशा ही चाहूंगा तो रंगमंच तो कभी छोड़ना है भी नहीं, थिएटर हमेशा साथ साथ चलता रहेगा। थिएटर की इरा वापस आ रही है, पहले के कंपैरिजन में थिएटर्स की वास्तव में डिमांड बढ़ी है, बहुत सारे एक्टर्स कर रहे हैं प्ले ऑल ओवर इंडिया, क्या वर्ल्ड टूर्स भी हो रहे हैं, जो इरा वापस आई है। तो आपको क्यों लगता है कि क्यों सडनली लोग वापस थिएटर की तरफ बढ़ रहे हैं पहले के कंपैरिजन में? लाइव का तो वैसे हमेशा से ही मजा था। हाँ ये बात सही है कि अभी कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि जो फिल्में उतनी नहीं जाते लोग जितना पृथ्वी थिएटर में प्ले देखने चले जाते हैं, बेंड्रा चले जाते हैं या लाइव शो जो आप बता रहे हैं।
तो क्रेज तो बढ़ रहा है और इसी वजह से हम और सब जोश में हैं कि यार बहुत सही टाइम पे हम एक नया प्ले लेके आ रहे हैं और बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही मतलब 2 घंटे का प्ले है लेकिन लोग ये कहेंगे कि यार खत्म हो गया। और सबसे अच्छी बात प्ले की वही होती है कि प्ले लंबा होते हुए भी लंबा नहीं लगे। वैसे तो 2 घंटा मतलब काफी होता है लेकिन प्ले लोग देखेंगे तो यार उनको पता नहीं चलना चाहिए कि टाइम यूं निकल गया। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगी जी। कि जो हमारा प्ले सारी पूरी घरवाली, ये कॉमेडी प्ले है, उसके नाम से ही आपको लगता होगा कॉमेडी है। सो लोग आजकल इतने स्ट्रेस में हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, हर एक को, मतलब बहुत ज्यादा। वो मुझे बहुत ही कम लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं दुनिया में ना, जहाँ कहीं भी जाते हैं या कुछ। पहले फंक्शंस होते थे, कितने 6-6, 7-7 दिन शादियां चलती थी, लोग मिलते थे, एंजॉय करते थे। आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, और इस तरह से करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कॉमेडी की बहुत ज्यादा जरूरत है दुनिया को। अब लोगों को हंसाने की, उनको स्ट्रेस से दूर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। रोने धोने का काम तो हम घर में भी कर लेते हैं, 26 प्रॉब्लम्स में हम खुद ही रोते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के प्लेज आने चाहिए जो लोगों को कम से कम 2 घंटे के लिए वो भूल जाएंगे कि अपने स्ट्रेस को, अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, अपने बच्चों की कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की भी, वो 2 घंटे लोग हंसेंगे। और किसी को हंसाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है मुझे लगता है, रुलाना तो बहुत आसान है। सो हमारा प्ले जो है वो हंसी लेकर आ रहा है, लोगों की जिंदगी में खुशी ला रहा है, लोग हंसेंगे, मजा करेंगे। सो ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये प्ले हमने अभी हमारा पहला शो हो रहा है 30 तारीख को मुंबई में, रंग शारदा में है 7:30 बजे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवीन जी के पास कल भी हम रिहर्सल कर रहे थे, तो कितने लोगों के कॉल्स आ रहे थे और कितने लोग चाहते हैं कि ये प्ले उनके, जब वहां का आगरा से फोन आ रहा है, कभी गोरखपुर से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। तो हम इनको बोले थे अरे रिहर्सल कीजिए आप, ये बस कीजिए, अभी पहले हम लोग रिहर्स कर लें। मतलब लोगों में इस प्ले की अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अभी पहला शो है लेकिन इतना क्रेज हो गया है। सो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि लोग अभी से ही हमारा जो पोस्टर देख के ही उसको इतना लाइक कर रहे हैं। हाफिज, प्लीज। क्या है कि जैसे उन्होंने कहा, मेरा ये जो प्ले है, जब मैंने सोचा था कि मैं इसको ओपन करूंगा, तो ऑब्वियसली जब कास्टिंग हो गई थी एंड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू गेट इट टुगेदर, तो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे मिस्टर हाफिज बेग, जिनका ये दीवा टेल्स इवेंट है। तो वो हम बाई चांस कैफे में बैठे हुए थे, साथ में कॉफी पी रहे थे, तो वो भी इवेंट्स करते हैं और वो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, लाइक क्रिकेट मैचेस। अभी पूना में उनका अक्टूबर में है और भी बहुत सारे, उसके पहले भी उन्होंने फोन किया। तो उन्होंने ऐसे कहा कि अरे नवीन भाई, वो आपने वो बाप का बाप पहले आपका जो प्ले था वो नहीं कर पाए, तो अभी जो नया प्ले है वो कब शुरू हो रहा है? तो मैंने कहा अभी मैं बस उसकी रिहर्सल शुरू कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिहर्सल शुरू होने के पहले ही हमारा जो 30 तारीख का ये शो है ये उन्होंने ले लिया। सो इसीलिए अभी जो हम लोग यहाँ बैठे, मुझे मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिफोर वी कुड स्टार्ट अवर रिहर्सल, हाँ रीडिंग शुरू हुई थी, आवर फर्स्ट शो ऑफ द प्ले वाज सोल्ड। सो आई वांट टू से दैट दिस शो ऑन द 30th ऑफ अगस्त जो रंग शारदा में हो रहा है, ये दीवा टेल्स इवेंट वाले जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। हाफिज बेग जो एक्चुअली बहुत ज्यादा बिजी है विद अदर थिंग्स, इसलिए वो आज हमारे साथ यहाँ ही बैठे, क्योंकि इस वक्त वो पूना में है, उनका जो अक्टूबर में क्रिकेट का कुछ इवेंट है उसके लिए। बट ये प्रॉमिस मैं आऊंगा, बट लास्ट मोमेंट कल रात को उन्होंने फोन करके कहा कि आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, बट मेरी जगह, उनकी जगह यहाँ डॉनी कपूर जी हैं जो हमारा प्ले सारा हैंडल कर रही है, सब कुछ वही कर रही है। उनके मतलब आई कैन से the next person in the event company. So we are very thankful to Donnie ji also and Hafiz bhai also and the entire team of Diva Tales events कि आप लोगों ने सब इतना सपोर्ट किया कि हम आज यहाँ बैठे हैं। और ये और एक चीज बताना चाहूँगा कि हमारे प्ले में सिर्फ लाफ्टर और सोशल मैसेज नहीं है, इसमें गाने हैं, इसमें डांस है, इसमें इमोशंस है। आई वुड से कि जो भी ऑडियंस ये देखेगी वो सिर्फ हंस के नहीं जाएगी, उसको एक रोलर कोस्टर राइड जो होता है, क्योंकि मेरा हमेशा से यही एम रहा है। विद माय फर्स्ट प्ले आसमान से गिरे खजूर बैठ के, जिसमें शक्ति जी थे, पद्मिनी कोल्हापुरी थे, उसमें भी यही था। अभी वाला भी बाप का बाप, उसमें भी जो चल रहा था उसमें भी ऐसा ही था। इस वाले में भी एक इमोशंस आते हैं, लाफ्टर आता है, डांस आता है, गाना आता है और एंड में एक छोटा सा सोशल मैसेज आता है। सो इट्स अ पैकेज एंड थैंक यू हाफिज भाई
for your effort and your love and your support. And thank you, Donny, and the entire team, Mehreen and Neha ji and जितने लोग हैं, Nehal, सब लोग, thank you so much. एक last message sir. हाँ जी, हाँ जी. Sir, what is the message to your audience and fans? वो देखना है तो प्लीज आइए जरा थोड़ा स्टेज में देखिए हम लोग क्या करते हैं उसके बाद, और वो लास्ट में पता लगेगा. इट्स आई थिंक मैसेज जो सब लोगों के लिए है, वो उसमें कोई ये नहीं है कि इस कैटेगरी के लिए उस कैटेगरी, इट्स फॉर द एंटायर हमारी जो कम्युनिटी पूरी दुनिया है उसके लिए कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग. And it's up to them then after that if they want to correct it, if they want to follow it, and if they are doing it very good. So it's a small message, not बहुत बड़ा कुछ नहीं, but it's a small message and in a nice way put it. Because क्या सीरियस बातें करने में कोई nobody is interested, और वैसे ही रोना धोना जैसे उपासना जी ने कहा हमारी जिंदगी में सुबह से ही होता है. तो मैं चाहता हूँ कि उसी को हंसते हंसते एंटरटेनमेंट होते होते वो मैसेज हम ऑडियंस को दे दे, और जाते वक्त वो हमको थैंक यू बोल के जाए. विदिशा, आपका क्या कहना है? क्या मैसेज है आपके फैंस को? आपके भाभी जी की इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है. मैं जैसा इन्होंने कहा, मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार आए और खुद अपनी आंखों से वो मैसेज, इट्स अ स्मॉल फिल्म वी आर मेकिंग. आपको इट्स नॉट जस्ट अ थिएटर या प्ले नहीं है, ये एक फिल्म है जिसमें आपको, इसमें गाने भी है जैसा मैंने बताया, गाना है, हंसना है, रोना है, और साथ साथ एक सोशल मैसेज है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आए, उनको बहुत, ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा. और एक आपका जैसे पिछला सवाल था कि आज थिएटर क्यों इतना आगे जा रहा है, तो मुझे लगता है ये जो लाइव आप देखेंगे ना, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, आप थिएटर में देखते हो, आप उनको लाइव नहीं देख सकते हो. आपको पता है कितनी सारी एडिटेड चीजें हैं, एआई चीजें हैं उसमें. जो आप लाइव देखोगे सामने परफॉर्म करते हुए लोगों को, और सामने जो ऐसे आपके इमोशंस ट्रांसफर होते हैं ना, जो देख के, उसका एक अलग मजा होता है. और मुझे लगता है ऐसे जो मैसेज मिलेगा ना लोगों को सामने देख के, they will understand more कि देखो सामने ये हो रहा है, it's a film, it's a play, और they will understand more. This is what I feel. अगर हम सही तरीके से portray कर पाए, connect कर पाए ऑडियंस के साथ, तो they will get the right message and they're going to love it. उपासना जी, आपका क्या मैसेज है to your fans? बस यही कहना चाहूंगी कि जब आप हंसते हंसते कोई संदेश दे जाते हैं, कोई मैसेज दे जाते हैं, तो वो ज्यादा दिल को छूता है. तो इसमें कॉमेडी तो डेफिनेटली है, और उसके साथ एक ऐसा मैसेज है जो मुझे लगता है कि हर फैमिली में हस्बैंड वाइफ और क्योंकि आजकल आप देखते हैं कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, थोड़ी सी बात होती है तो लोग बोलते हैं कि हम अब अलग हो जाएंगे या हमारी बन नहीं रही है. कई बार तो 8-10 दिन में ही डाइवोर्स हो जाता है. तो क्या चीजों की जरूरत है उस रिलेशनशिप को हमेशा बांधे रखने के लिए, वो भी एक मैसेज है इसमें. इसमें कई बार कॉमेडी में होता है लोग वल्गैरिटी के साथ और चीप डायलॉग्स के साथ वो कॉमेडी करते हैं. इसको आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, आप अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, आप सबके साथ देख सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ एक ऐसी चीज देख रहे हैं जो आपको हंसा भी रही है, मैक्सिमम टाइम हंसा रही है, और बाद में आपको एक दिल छूने वाला मैसेज भी देके जा रही है. सो उसके बारे में भी ये प्ले है. और जैसा कि नवीन जी ने कहा, दीवा टेल्स में हाफिज भाई ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारे लिए. तो मतलब थिएटर को प्रमोट करना, और आज की दुनिया में जब इतना कुछ है, कोई चैनल्स हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, ये उसमें आप एक थिएटर को पुश कर रहे हैं जो कि सदियों से चली आ रही है प्रथा है थिएटर. सो थैंक यू हाफिज भाई कि आपने ये सोचा. और इसमें जो डॉनी है जो बाकी सारा इवेंट का देखती है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है. सो मुझे लगता है कि उनके साथ काम करना मेरे खुद के लिए एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि डॉनी एक खुद भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है. बहुत अच्छा मैंने काम किया है उसके साथ सीरियल्स में. सो हाफिज भाई और डॉनी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्ले को लिया और हमारा पहला शो आपके साथ. योगेश जी, आपका क्या फाइनल मैसेज? मैं बस यही कहूंगा कि प्लीज प्ले देखने जरूर आए, और ये वादा है कि आप लोग हंसते हंसते जैसे आएंगे और हंसते हंसते ही जाएंगे. तो प्लीज ये प्ले देखने जरूर आइए. और एक बात और है, नहीं एक बात और है, हम लोगों ने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन इस प्ले में सबसे गाना गाया है, गाने खुद गाए हैं इसमें. एक लाइन तो सुना दीजिए फिर. नहीं, आप वहाँ टिकट लेके आइए, गाना सुनने. ये बता रहे हैं कि बस
वो खुद गाया हमारी आवाज कैसे लेते हैं एक्टिंग बहुत देख लिया आपने हमारी, गाना सुनना है तो आपको जो वहाँ गाने जाना हैं पड़ेगा। खुद के हैं सबसे मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों वो करता हूँ वो भी बताता हूँ क्योंकि बाकी चलो फिल्मों में तो होता है सिंगर्स वो इधर दीजिए तो आवाज दीजिए पता लगा वैसे भी कम आ रही मेरी आवाज पहले बैठी हुई है। वो क्या होता है फिल्मों में तो हमको पता है कि वो सिंगर गा के चला गया एक्टर मिला रहा है। अब अगर हम स्टेज में एक चीज कर रहे हैं जो सब कुछ लाइव हो रहा है, मेरा बस चले तो मैं एक्चुअली स्टेज में लाइव गवाऊं भी, लेकिन उसमें क्या है इतना थकावट हो गई होती थी, सांस चढ़ गया ना, तो इसलिए आई डोंट एवर टेक दैट रिस्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक्टर खुद उनकी आवाज से आप ज्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि सबको पता है उपासना जी की आवाज कैसी है, योगेश की कैसी है, इनकी कैसी है, मेरी कैसी है, और वो जब सुर में गाते हैं, ये नहीं कि वो गा रहे हैं तो कहीं सुर हिल रहा है, बाकायदा सुर में ही गाते हैं। आई टेक केयर ऑफ इट अगर गीले होते, बट वैसे बता रहा हूँ हम सबके अंदर सुर है, और जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट है, उसमें सिंगिंग भी है, उसमें हर कला है, वो डांसर भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब है सब में वो कला, तो क्यों ना मैं इस मौके का ये फायदा उठाऊं कि वो कला भी थोड़ी थोड़ी इनकी लोगों को दिखा दी जाए। वरना क्या है, ये लोग जो भी होते हैं एक्टर्स मैक्सिमम बाथरूम में गा के खुश हो जाते हैं। तो मुझे लगता है स्टेज में आओ ना, गाओ, दिखाओ, लोग भी हंसते, अरे वाह ये उपासना जी ने गाया, इनकी आवाज, ये तो पहले दिन कह रहे थे कि मैं तो गा ही नहीं सकती, आप सुनिए, आप कहेंगे अगली बार इनको हो सकता है गाने के प्रोग्राम के लिए बुलाया। योगेश अभी इतने इवेंट्स कर रहा है एज एन एक्टर, थोड़े दिन बाद देखना ये कराओके सिंगर होगा। नहीं बैठी और भाई मैं भी थोड़ा बहुत गाता था बचपन से, इसलिए म्यूजिक हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय So you are a good singer. Thank you so much. No, I feel because music has been my, I started as a singer when I was a child. तो म्यूजिक के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे प्ले में इसमें हमारे में सिर्फ गाने ही नहीं है, हमारा बैकग्राउंड, मुझे बैकग्राउंड में कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो भी मैंने कहा ना थोड़े कीड़े हैं, वो भी मुझे ही डिसाइड करने में मजा आता है कि नहीं इस यहाँ पे ऐसा, तो इसलिए आई फील इट शुड बी अ पैकेज। तो इसलिए सब लोग गा रहे हैं और आप लोगों को बहुत मजा That's why I said it's a film, Yeah. just not a play, it's a film. 2 hour film on 2 hour stage.